आज हम राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के कुछ बहुत ही बुनियादी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो शब्द है पॉलिटी, ये आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या है और आज मतलब करंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या रेलेवेंस है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम देखेंगे कि ये जो सफ़र है प्राचीन यूनान के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स से लेकर आज के जो बड़े मॉडर्न नेशंस हैं वहां तक कैसे पहुंचा। हाँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। इसका असली मतलब क्या है, खासकर आज की जो इंटरकनेक्टेड दुनिया है उसमें। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इसी शब्द पॉलिटी से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं, कहाँ से आया है शब्द? देखिए, ये शब्द निकला है ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से। पोलिस? हाँ, पोलिस। और इसका मतलब था सिटी स्टेट, मतलब शहर राज्य। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शहर नहीं थे। अच्छा। ये अपने आप में पूरी पॉलिटिकल यूनिट्स थी। जैसे आप सोचिए एथेंस या स्पार्टा के बारे में। हाँ, सुना है। उनका अपना शासन था। हाँ। अपने कायदे कानून, अपनी एक अलग पहचान। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हर शहर अपने आप में एक छोटा सा देश जैसा था। ओह, यानी काफी सेल्फ कंटेन्ड और इंडिपेंडेंट इकाइयां। बिल्कुल, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से स्वतंत्र। दिलचस्प। तो ये जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, ये आज के इतने बड़े बड़े देशों जिन्हें हम मॉडर्न स्टेट्स या राष्ट्र राज्य कहते हैं, उनमें कैसे तब्दील हो गए? ये एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा लीप लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा लीप है और ये रातों रात नहीं हुआ, इसमें सदियां लगीं। देखिए समय के साथ क्या हुआ। युद्ध हुए, संधियां हुई, आपस में गुट बने, एक्सपेंशन हुआ। हाँ हाँ। इन सब चीजों ने मिलकर इन छोटे राज्यों को पहले बड़े साम्राज्यों में बदला और फिर धीरे धीरे आज के मॉडर्न नेशन स्टेट्स का रूप दिया। तो मतलब एक लंबा हिस्टोरिकल प्रोसेस था ये। बिल्कुल। और आज जब हम एक मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं तो उसके लिए आमतौर पर 3 बहुत जरूरी कंपोनेंट्स माने जाते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? पहला है टेरिटरी, यानी एक तय भौगोलिक क्षेत्र, एक जमीन का टुकड़ा जिसकी सीमाएं हों। ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, नागरिक। लोग, हाँ। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण गवर्नमेंट, यानी एक शासन व्यवस्था, एक सरकार जो उस क्षेत्र पर अधिकार रखती हो, कानून व्यवस्था बनाए रखे और फैसले ले सके। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट। हाँ, ये तो समझ आता है। इन तीनों के बिना तो आज के किसी देश की कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा। ये आधुनिक राज्य के आप कह सकती हैं स्तंभ है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया था, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका असल मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, देखिए सॉवरेनिटी का अगर बिल्कुल सीधा मतलब समझें तो वो है सर्वोच्च शक्ति या फिर पूर्ण स्वतंत्रता। एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑल एवरीथिंग। मतलब ये कि कोई भी इकाई, चाहे वो देश हो या कोई और संस्था, अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। उस पर न तो कोई अंदरूनी दबाव है, न ही किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण। अच्छा। वो अपने कानून खुद बना सकती है, अपनी नीतियां, अपनी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ खुद तय कर सकती है बिना किसी के हस्तक्षेप के। बिना किसी हस्तक्षेप के पूर्ण स्वतंत्रता। जी। लेकिन क्या ये असलियत में पॉसिबल है? मतलब आज की दुनिया में तो हम देखते हैं देश कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या कोई देश वाकई 100% सॉवरन हो सकता है? यही वो पॉइंट है जहां ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ। देखिए, थियोरेटिकली तो सोवरेनिटी का मतलब यही है, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो शायद ही कोई देश आज 100% सॉवरन है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज लगभग सभी देश किसी न किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से बंधे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस यूएन के सदस्य हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं और भी न जाने कितने रीजनल और ग्लोबल संगठनों का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। और जब आप इन संगठनों के सदस्य बनते हैं या किसी संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसके साथ कुछ नियम, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं। आपको नियमों का पालन करना होता है, उन दायित्वों को निभाना होता है और ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी जो एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है, जो पूर्ण स्वायत्ता है, उसको थोड़ा सा लिमिट करती हैं। मतलब ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। वैश्विक व्यवस्था में शामिल होने के लिए
थोड़ी स्वायत्तता कम करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। आप इसे एक तरह का आपसी समझौता कह सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया की व्यवस्था चल सके, वरना तो अराजकता फैल जाएगी। ये बात तो सही है। तो अगर हम इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडिया के बारे में बात करें, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत भी टेक्निकली स्पीकिंग 100% सॉवरेन नहीं है? हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही दिशा में है। देखिए, भारत निस्संदेह एक सॉवरेन राष्ट्र है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी इसका जिक्र है। हम अपने आंतरिक मामलों में और अपनी विदेश नीति तय करने में स्वतंत्र हैं। हाँ। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। भारत यूएन का सदस्य है, WTO का सदस्य है, सार्क, ब्रिक्स जैसे कितने ही रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स का हिस्सा है। सही। हमने बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से जुड़ी हों, ट्रेड से जुड़ी हों, ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हों। हाँ, कई हैं। और ऑब्लिगेशंस का पालन करना पड़ता है। और ये पालन जाहिर है हमारी निर्णय लेने की जो 100% स्वतंत्रता है उसको थोड़ा सा सीमित या कहें कि बैलेंस करता है। बैलेंस करता है, हाँ, ये सही शब्द है। तो निष्कर्ष ये है कि भारत सॉवरेन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सॉवरेनिटी व्यावहारिक सीमाओं के साथ आती है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी शायद आज की दुनिया में एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही ज्यादा है। ये समझना बहुत ही जरूरी है और मुझे लगता है कि ये जानकारी उन लोगों के लिए भी बहुत काम की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटी तो एक कोर सब्जेक्ट है। हाँ, तो इस पूरी डिस्कशन से प्रीलिम्स और मेंस के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकती हैं? जरूर। देखिए, प्रीलिम्स में तो ज्यादातर फैक्चुअल या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सीधा सवाल आ सकता है कि पॉलिटी शब्द किस प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है। अच्छा, तो उत्तर होगा पुलिस। बिल्कुल। या फिर पूछा जा सकता है कि एक आधुनिक राज्य के आवश्यक तत्व या कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। टेरिटरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट। एकदम सही। इसी तरह सॉवरेनिटी पर भी सवाल बन सकता है। हाँ, सॉवरेनिटी भी क्या बन सकता है? जैसे सॉवरेनिटी का क्या अर्थ है और ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो सही जवाब होगा आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है। या एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्या भारत 100% संप्रभु है? ट्रू, फॉल्स या ऑप्शंस के साथ? तो इसका जवाब होगा नहीं, व्यावहारिक रूप से नहीं। बिल्कुल। अब अगर मेंस की बात करें तो वहां एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जहां गहराई से समझाना होता है। हाँ, जैसे सवाल हो सकता है, सॉवरेनिटी की अवधारणा की विस्तार से व्याख्या करें। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में यह अवधारणा कैसे बदल रही है? भारत के विशेष संदर्भ में चर्चा करें। ओह, ये तो काफी डिटेल्ड सवाल है। हाँ, या फिर एक और सवाल बन सकता है, प्राचीन ग्रीस के सिटी स्टेट से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्य तक राज्य की अवधारणा के विकास, एवोल्यूशन का वर्णन करें। तो आप देख सकती हैं कि हमारी आज की जो पूरी बातचीत है वो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक मजबूत आधार, एक फाउंडेशन तैयार करती है। हाँ, बिल्कुल, सारे की पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो आज हमने पॉलिटी शब्द की जड़ों को समझा, सिटी स्टेट से मॉडर्न स्टेट तक के सफर को देखा और सॉवरेनिटी जैसे अहम कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिकल न्यूआंसेस हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको समझने की कोशिश की, खासकर भारत के संदर्भ में। हाँ, और ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे इंटरनेशनल एंगेजमेंट, जो आज की जरूरत है, वो एक देश की स्वायत्तता को किस तरह से शेप करता है, कैसे उसे प्रभावित करता है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है। सही कहा। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है, जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा इंटीग्रेट होगी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बढ़ेगा, तो भविष्य में सॉवरेनिटी की ये जो अवधारणा है, इसका मतलब और कैसे बदलेगा? राष्ट्रों की अपनी स्वतंत्रता और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच का जो संतुलन है, वो भविष्य में कैसा दिखेगा? क्या ये संतुलन और ज्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ झुकेगा? वाकई ये सोचने वाली बात है। भविष्य में सॉवरेनिटी का रूप क्या होगा? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्र यानी नेशन की। ये शब्द हम रोज सुनते हैं अखबारों में, टीवी पर, बातचीत में, पर इसका मतलब क्या है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जो हम सुनते हैं और जो इसका असल मतलब है, खासकर भारत के संदर्भ में, उसमें काफ़ी
गहराई है। गहराई है, बिल्कुल। तो चलिए इसी गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये शब्द नेशन आया कहाँ से? देखिए, ये शब्द निकला है लैटिन भाषा के एक शब्द नासी से। अच्छा, नासी। हाँ, नासी, जिसका मतलब होता है जन्म लेना, टू बी बॉर्न। तो शुरू में इसका मतलब बहुत सीधा था, वो लोग जिनका जन्म एक ही जगह हुआ हो या जो एक ही मतलब खून के रिश्ते से, एक ही वंश से जुड़े हों। यानी कॉमन एंसेस्ट्री की बात। बिल्कुल, कॉमन एंसेस्ट्री, एक तरह का ब्लड रिलेशन। पर धीरे धीरे वक्त के साथ इसका मतलब बदला। ये सिर्फ जन्म या खून तक सीमित नहीं रहा। तो फिर क्या बन गया? ये एक साझा पहचान, एक शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना बन गया। लोगों का ऐसा समूह जो महसूस करता है कि वो एक हैं, उनमें कुछ कॉमन है, एक अपनेपन का एहसास। ये एहसास इतिहास से आ सकता है, संस्कृति से, भाषा से, कई चीजों से। दिलचस्प। लेकिन फिर अगर ये अपनेपन का एहसास है तो अंग्रेज या दूसरे पश्चिमी देश भारत को एक राष्ट्र मानने से क्यों हिचकिचाते थे? उन्हें क्या दिक्कत थी? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, पश्चिम में खासकर 18वीं 19वीं सदी में नेशन का जो मॉडल बना वो काफी हद तक एक रूपता मतलब होमोजेनिटी पर आधारित था। होमोजेनिटी मतलब सब कुछ एक जैसा? हाँ, बिल्कुल। उनके हिसाब से एक राष्ट्र के लिए जरूरी था एक भाषा, एक नस्ल, रेस, एक जैसी संस्कृति, अक्सर एक ही धर्म और एक तय भौगोलिक सीमा। ये उनकी चेकलिस्ट थी, कह सकते हैं। और जाहिर है भारत, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, वो इस चेकलिस्ट पर तो फिट नहीं बैठता था। बिल्कुल नहीं बैठता था। उन्हें लगता था कि जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, इतनी भिन्नता हो, वहां एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि अलग अलग पहचानें एक साथ कैसे रह सकती हैं। तो यहीं पर भारत की कहानी, जैसा आपने कहा, अलग हो जाती है। हमने इस पश्चिमी सोच को कैसे देखा? हमने अपनी पहचान कैसे घड़ी? भारत ने कहा कि नहीं, हमारी अनेकता ही हमारी ताकत है। हमने एक रूपता को नहीं चुना, हमने चुना बहुलता को। विविधता में एकता। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। एग्जैक्टली। विविधता में एकता, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की बुनियाद है। हमने ये माना कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संस्कृतियों के लोग सब मिलकर एक मजबूत भारतीय राष्ट्र बनाते हैं। उनकी अलग पहचान मिटती नहीं, बल्कि वो एक बड़ी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। इसे शायद प्लूरालिस्टिक इंटीग्रेशन कहते हैं। हाँ, ये प्लूरलिस्टिक इंटीग्रेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ विविधता को सेलिब्रेट किया जाता है, उसे दबाया नहीं जाता। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है राष्ट्र, नेशन और राज्य, स्टेट के बीच। लोग कई बार इन्हें एक ही समझ लेते हैं। क्या ये वाकई एक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये फर्क समझना खासकर आज के टाइम में बहुत जरूरी है। देखिए, स्टेट यानी राज्य, वो एक राजनीतिक और कानूनी इकाई है, एक पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी, जिसके पास अपनी सरकार होती है, जमीन होती है। हाँ, इसके 4 जरूरी तत्व माने जाते हैं। एक तय भूभाग, डिफाइंड टेरिटरी, एक जनसंख्या, पॉपुलेशन, एक सरकार, गवर्नमेंट, और सबसे जरूरी संप्रभुता, सॉवरेनिटी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी बिना किसी बाहरी दबाव के। ठीक है, ये हुआ स्टेट। तो फिर नेशन क्या है? कृतिक और ऐतिहासिक समूह है, कल्चरल हिस्टोरिकल ग्रुप। ये लोगों का वो समूह है जो आपस में एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक एहसास के हम एक हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जुड़ाव साझी भाषा, इतिहास, संस्कृति, मूल्यों या भविष्य की साझी उम्मीदों पर आधारित हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक नेशन के पास अपनी सरकार हो या अपनी तय सीमाएं हो। कुर्दिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं। वो एक नेशन है पर उनका अपना स्टेट नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि एक स्टेट के अंदर कई नेशन हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल। जैसे भारत एक स्टेट है, एक राजनीतिक इकाई, पर इसके अंदर कई भाषाई और सांस्कृतिक समूह हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान भी है, जिन्हें हम नेशन कह सकते हैं एक स्तर पर। इसीलिए भारत को अक्सर मल्टीनेशनल स्टेट कहा जाता है। मल्टीनेशनल स्टेट। और कभी-कभी नेशन स्टेट भी सुनने में आता है। आए मिल जाती हैं, मतलब ज्यादातर आबादी एक ही सांस्कृतिक या भाषाई समूह की हो, जैसे जापान या आइसलैंड। इन्हें नेशन स्टेट का उदाहरण माना जाता है। तो भारत नेशन स्टेट नहीं बल्कि मल्टीनेशनल स्टेट है। यहीं पर शायद वो बेनेडिक्ट एंडरसन की इमेजिन्ड कम्युनिटीज वाली बात आती है। बिल्कुल सही। बेनेडिक्ट एंडरसन का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा कि नेशन एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है,
एक कल्पित समुदाय। कल्पित मतलब काल्पनिक, असली नहीं? नहीं, काल्पनिक या नकली नहीं। इमेजिन्ड का मतलब यहाँ ये है कि हम अपने राष्ट्र के लाखों करोड़ों लोगों से कभी मिल नहीं पाते, हम उन्हें पर्सनली जानते भी नहीं। हाँ, ये तो है। फिर भी हमारे मन में एक गहरा जुड़ाव होता है, एक अपनेपन का एहसास होता है कि हम सब एक हैं, एक ही समुदाय का हिस्सा हैं। ये एहसास कैसे बनता है? कैसे? नेशनल सिंबल से, मीडिया से, शिक्षा व्यवस्था से। ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक कल्पना रचते हैं कि हम सब एक हैं। यही इमेजिनेशन हमें एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ती है, भले ही हम कितने ही विविध क्यों ना हों। ये तो बहुत गहरी बात है। पंडित नेहरू ने भी शायद भारत को नेशन इन द मेकिंग कहा था। हाँ, बिल्कुल। उनका ये कहना भी इसी तरफ इशारा करता है कि राष्ट्रीय एकता कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हमें लगातार गढ़ते रहना पड़ता है, मजबूत करते रहना पड़ता है। तो ये सारी अवधारणाएं, नेशन, स्टेट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इमेजिन कम्युनिटीज, ये सब सिविल सेवा परीक्षा जैसे यूपीएससी के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण हैं? क्या सवाल बनते हैं इनसे? देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स भारतीय समाज और भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन सोसाइटी और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को समझने की नींव है। इनके बिना आप इन विषयों को गहराई से समझ ही नहीं सकते। मतलब जीएस पेपर 1 और 2 के लिए? हाँ, बिल्कुल। जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी वाले हिस्से में और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और पॉलिटी में मेंस परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्र और राज्य के बीच अंतर स्पष्ट करें, या भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति पर चर्चा करें। क्या ये एकतावादी है या प्लूरलिस्टिक? अच्छा। या फिर विविधता में एकता का सिद्धांत समकालीन भारत में किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और ये आज भी कितना प्रासंगिक है? इस तरह के विश्लेषणात्मक सवाल, एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और इनमें एंडरसन या नेहरू के विचारों का जिक्र करना वैल्यू एडिशन होगा? बिल्कुल। अगर आप नेशन और स्टेट का अंतर बताते हुए सॉवरेनिटी की बात करते हैं या भारतीय राष्ट्रवाद समझाते हुए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और इमेजिन्ड कम्युनिटीज का जिक्र करते हैं, तो आपके उत्तर में वजन आता है, गहराई आती है। ये दिखाता है कि आपकी समझ सिर्फ सतही नहीं है। तो मतलब इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अत्यंत जरूरी। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने समझा कि राष्ट्र सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है, एक पहचान है, और भारत का रास्ता इस पहचान को बनाने में पश्चिम से कितना अलग और अनूठा रहा है। हाँ, हमने एक रूपता के बजाय विविधता को अपनाया और उसे अपनी ताकत बनाया। ये आसान रास्ता नहीं था और आज भी इसमें चुनौतियां हैं, पर यही भारत की खासियत है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कोई सवाल या सोचने के लिए कोई बिंदु? हाँ, एक सवाल जरूर छोड़कर जाना चाहूंगी। आज की दुनिया में जहां एक तरफ ग्लोबलाइजेशन है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय पहचाने, लोकल आइडेंटिटीज, और पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी बहुत मजबूत हो रही हैं। ऐसे में एक समावेशी, सबको साथ लेकर चलने वाली मजबूत राष्ट्रीय भावना, इंक्लूसिव एंड स्ट्रॉन्ग नेशनल फीलिंग को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।